हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी बुक्स की। उसी सीरीज़ में हमारे 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 4th चैप्टर, जिसका नेम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो देखिए, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, इमली इमली को टैमरिंड कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, शुगर और विनेगर। ठीक है, तो आप अगर इनका टेस्ट करेंगे तो फिर क्या इन सभी का टेस्ट सेम होता है? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो लेमन है वो खट्टा का टेस्ट होता है, टैमरिंड इमली भी खट्टी होती है, शुगर मीठा होता है, और जो सॉल्ट होता है वो तो सॉल्टी होता है। ठीक है, इट मीन्स इनका जो टेस्ट है वो क्या होता है, सेम तो नहीं होता है। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 4.1। पर उससे पहले कुछ जो सावधानी है उन्होंने वो भी बरतने को हमें कहा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज़ को टेस्ट हमें नहीं करना जो कहा ना गया हो, और किसी भी चीज़ को टच नहीं करना जब तक वो हमें कहे ना ऐसी चीज़ों को टच करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसमें कुछ एसिड्स भी हैं, बेस भी है और सॉल्ट भी हैं। तो हो सकता है जिसे हम टच कर रहे हो या जिसे हम टेस्ट कर रहे हो उनमें से कुछ एसिड हो, और एसिड हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसीलिए। अब देखो, टेबल 4.1 को अगर हम देखें तो आप बताएं, जो लेमन जूस होता है वो किस टेस्ट का होता है? सॉर होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर। जो ऑरेंज जूस है, अगर हम वो सिर्फ जूस की तरह ही अगर हम उसे पिएंगे, उसमें शुगर वगैरह नहीं डालेंगे, तो ऑरेंज जूस भी क्या होगा? सॉर ही होगा। उसके बाद विनेगर, विनेगर भी थोड़ा खट्टा ही होता है। जो कर्ड है उसका टेस्ट कैसा होता है? अगर खट्टी हुई तो कर्ड भी मेनली वैसे खट्टी ही होती है, इमली भी सॉरी होती है, खट्टी होती है। जो शुगर होती है उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। ओके, जो कॉमन सॉल्ट होती है उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है। आंवला, इसका भी सॉर ही होता है। जो बेकिंग सोडा होता है इसका टेस्ट थोड़ा बिटर होता है। जो ग्रेप्स है इसका टेस्ट होता है स्वीट। अनराइप मैंगो मीन्स जो कच्चे मैंगो होते हैं उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा? सॉर हो जाएगा। जो ककम्बर होंगे उसका टेस्ट कैसा होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो देखिए, अब हमने यहाँ देखा, जो हमने देखे सब्सटेंस, इनमें से कुछ सब्सटेंस क्या थे? सॉर थे, कुछ बिटर भी थे, और कुछ क्या थे? स्वीट, और कुछ सॉल्टी भी थे। ठीक है, तो अब ये जो टेस्ट हैं ये एसिड, बेस, इन सब से कैसे रिलेट करते हैं, अब हम उन्हें चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसे जो कर्ड हो गए, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया और विनेगर, इन सब के टेस्ट क्या थे? सॉर थे, खट्टे थे। अगर ये खट्टे थे तो इसका मतलब इनमें क्या था? एसिड्स था। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंस, और इन सब्सटेंस का मीन्स कर्ड, जो लेमन जूस हैं, ऑरेंज हैं, इन सब का जो केमिकल नेचर है वो क्या था? एसिडिक था। इट मीन्स इसी कारण इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? सॉर होता है। ये जो वर्ड एसिड है ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड के एसिड से आया है, जिसका मतलब ही क्या होता है? सॉर होता है। इसीलिए हम इसे एसिड कहते हैं, क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो क्या है? सॉर है। द एसिड इन these substances आर नेचुरल एसिड्स। इन सब्सटेंस में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कैसे एसिड होते हैं? वो नेचुरल एसिड्स होते हैं। अब तो ये बात हो गई सॉर टेस्ट की। अब कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट बिटर वगैरह भी तो था, अब वो देखते हैं वो किस में आते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट टेस्ट सॉर? क्या उसका टेस्ट खट्टा था? नहीं, उसका टेस्ट तो सॉर नहीं था। तो फिर उसका टेस्ट कैसा था? मतलब सॉर नहीं था, इट मीन्स वो एसिड्स तो नहीं होगा। तो उसका टेस्ट कैसा था? बिटर टेस्ट था। एक तो इसकी टेस्ट क्या हो गया? बिटर हो गया। और जब हम इसके सॉल्यूशन को मीन्स थोड़ा पानी में मिक्स करके अगर इसको हम अपनी फिंगर्स के बीच में
रब करेंगे तो हमें सोपी जैसा फील होगा, मीन्स सोप जैसा फील होगा। तो ऐसे सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट क्या हो, बिटर हो, और वो सोपी लगे टच करने में जब हम उनका सॉल्यूशन बनाएं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। और इन सब्सटेंसेस का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो यहाँ से समझ में आया कि जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट क्या है, सॉर है, उसे तो हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट थोड़ा क्या होता है, बिटर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इफ़ वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अभी जैसे उन्होंने क्वेश्चन में भी, सावधानी में भी हमें कहा था कि हमें सभी चीज़ों को टेस्ट नहीं करना, पर अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें उसका नेचर कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, कि कोई जिस सब्सटेंस को हमें टेस्ट करना है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जिस सब्सटेंस को हम यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे सब्सटेंस का नेचर पता करने के लिए, तो उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है। The indicator change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance। तो ये जो इंडिकेटर होता है, जिस भी कलर का होगा, अभी हम आगे बात करेंगे कि वो किस कलर में बदलेगा तो एसिडिक होगा। इट मीन्स वो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। एसिडिक होगा तो वो कुछ और कलर दिखाएगा और बेसिक होगा तो कुछ और कलर दिखाएगा। अब जैसे कि यहाँ इन्होंने दिए हुए हैं, जो टर्मरिक हो गई, हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज़ पेटल जिसे गुड़हल कहा जाता है, ये सब क्या है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं जो अपना कलर चेंज कर लेंगे। जब एसिडिक होगा तो डिफरेंट कलर और जब बेसिक होगा तो डिफरेंट कलर। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है, एसिड्स के नेम दिए गए हैं और उसमें क्या बताया गया है कि इन एसिड्स में क्या मतलब ये एसिड किस में पाए जाते हैं। जैसे कि एसिडिक एसिड है, किस में पाया जाता है, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड आंट की स्टिंग में। जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसमें। लैक्टिक एसिड कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फ्रूट में। टारटारिक एसिड किस में पाया जाता है, टैमरिंड में, मीन्स इमली में। ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस, इन सब में टारटारिक एसिड पाया जाता है। ये जो सारे एसिड्स हैं जिनकी बात हमने ऊपर करी, ये नेचर में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, विनेगर, आंट स्ट्रिंग, ऑरेंज कर्ड, ये सब क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं। अब कुछ बेस हो गए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोप में, मीन्स जो सोप होता है वो बेसिक होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पे बूझो, फिर पूछ रहा है पहेली से कि क्या मैं सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकता हूँ, पर पहेली उसे बता रही है कि नहीं, क्या तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। जो क्वेश्चन उन्होंने सावधानी बताई थी कि हमें किसी भी अननोन सब्सटेंस को ना तो टेस्ट करना है ना टच करना है, क्योंकि ये हमें हार्म कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। जो अभी हमने ऊपर बात करी कि कौन कौन से इंडिकेटर्स की बात करी थी, टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज़ पेटल्स हो गया। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे ये हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। सबसे पहले क्या है, लिटमस, ए नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। मेनली हम ज़्यादातर किस नेचुरल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, लिटमस का यूज़ करते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है, लाइकन से मिलता है। नाउ व्हाट इज़ लाइकन। लाइकन के बारे में हमने पहले चैप्टर में बात करी हुई थी कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन फंगी एंड एल्गी। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या था, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे के पालन पोषण में, मीन्स एक दूसरे को ग्रोथ में। ठीक है, तो लाइकन वो हो गया।
इसका जो मेनली खुद का कलर होता है वो कैसा होता है, मेव मीन्स ये पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में। अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो है यही क्या है, लाइकन है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी एंड फंगी। अब ये हमें कैसे बताएगा कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, जब इसको हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और जब हम इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब देखो ये किस तरह अवेलेबल होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और ये स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। और जो लिटमस पेपर होता है वो किस किस कलर का होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। अब इसमें देखो, अगर कोई भी चीज़ बेस है तो वो क्या करेगी, रेड को किस में चेंज कर देगी, ब्लू में चेंज कर देगी। अगर कोई चीज़ एसिड है तो रेड पर उस पर कोई असर नहीं होगा। अगर कोई चीज़ एसिड है तो वो क्या करेगी, ब्लू को किस में चेंज कर देगी, रेड लिटमस में चेंज कर देगी। पर अगर कोई चीज़ बेस है और हम उसे ब्लू पर ही डाल रहे हैं तो फिर उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें इसी लिटमस पेपर के ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाल के आपको चेक करना है कि ये जो टैप वाटर है, डिटर्जेंट है, एरेटेड ड्रिंक है, सोप सॉल्यूशन है, शैम्पू है, कॉमन सॉल्ट, ये सब क्या हैं, एसिड हैं, बेस हैं या फिर कुछ और है। और जब हम इन्हें टेस्ट करेंगे तो कुछ आपको सॉल्यूशंस ऐसे भी दिखेंगे जो क्या अपना चेंज, जब हम रेड पे डालेंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा और जब हम उन्हें ब्लू पर डालेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक। ऐसे सब्सटेंस ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने बात करी है लाइम वाटर की। लाइम वाटर को हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं। कैसे, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, थोड़ा वाटर लेना है हमें और उसमें कुछ लाइम ऐड कर देना है, मीन्स कि चूना ऐड कर देना है। उसके बाद उस सॉल्यूशन को स्टिर करना है और थोड़े टाइम के लिए उसे रख देना है। फिर उसी सॉल्यूशन का जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जब कुछ लाइम उसमें नहीं घुली रहेगी वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और जो ऊपर वाला जो उसमें मिक्स हुआ रहेगा लाइम के साथ वाटर के साथ लाइम, उसको हम क्या करेंगे, पॉर कर लेंगे उसके ऊपर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइम वाटर मिल जाएगा। ये तो बात हो गई कि लिटमस से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी एसिड है या बेसिक है। अगर एसिड है तो फिर क्या होगा, अगर वो कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो क्या होगा, वो ब्लू लिटमस से किस में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस में। अगर बेस है तो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। अगर आप सोचें कि हम एसिड को ही रेड पर डाल दें तो एसिड को अगर हम रेड लिटमस पर डालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम बेस को ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिड ना ब्लू लिटमस से चेंज हो और ना ही रेड लिटमस से चेंज हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब इसे आप याद कैसे कर सकते हैं कि एसिड क्या है, हार्मफुल है, तो फिर वो मीन्स रेड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेड भी ज़्यादातर किसका निशान होता है, खतरे का। तो ब्लू को किस में चेंज कर रहा है, रेड में, और बेस रेड को किस में चेंज कर रहा है, ब्लू में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मरिक की, हल्दी की, जो क्या है, अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। अब हम क्या करेंगे, एक टर्मरिक पाउडर लेंगे, उसमें कुछ वाटर मिला के उसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद उस पेस्ट को फिल्टर पेपर पर लगाकर उसको सुखा लेंगे। उसके बाद जैसे लिटमस की स्ट्रिप्स बनाई थी वैसे ही हम इसकी भी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। उसके बाद इससे से हम चेक कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब कलर का पता कैसे चलेगा, तो जो येलो कलर, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। अगर कोई एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो येलो कलर पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो येलो का येलो ही रहेगा। अब इस
देखो आपने ये जो चीज़ है हमेशा नोट करी होगी कि जब भी हमारे कपड़े पर क्या होता है, हल्दी वगैरह लग जाती है, सब्जी वगैरह लग जाती है, तो उसमें हल्दी होती है, तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है, येलो से किस में चेंज होता है, जब भी हम उसे वॉश करते हैं येलो से रेड में, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं डीप ब्राउन वगैरह, उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सोप होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो सोप है उसमें कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसी के कारण जब सोप उस हल्दी पर लगता है उसको क्लीन करने के लिए, तो वो किस में चेंज हो जाता है, ब्राउन या फिर रेड कलर में। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके इन्होंने क्या बताया है कि आप अपनी मदर के लिए उनके बर्थडे पे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। कैसे, पूरी की पूरी जो वाइट शीट थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, येलो पे, उसके बाद उसी के ऊपर ये कॉटन बड का यूज़ करके सोप सॉल्यूशन से हम क्या बना सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, वही इन्होंने बोला है, सॉल्यूशन हमने लिख देना है, उसके बाद सॉरी यहाँ पर उन्होंने टेबल 4.3 कहा है कि ये जो 4.3 टेबल है कि लेमन जूस पर जो टर्मरिक सॉल्यूशन है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो लिखना है, और उसके बाद हमें बताना उससे हमें क्या पता चला कि वो एसिड है या फिर बेस है। अब बताओ, जो लेमन जूस है वो क्या होता है, सॉर होता है, मीन्स वो होगा तो एसिड ही होगा, तो इसका मतलब टर्मरिक सॉल्यूशन का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो लेमन जूस है वो क्या है, एसिड है। सिमिलरली विनेगर, ये भी क्या है, एसिड है, तो इस पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टर्मरिक सॉल्यूशन से कोई चेंज नहीं आया तो जो विनेगर है वो भी क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ऐसे ही हम बाकियों का चेक कर सकते हैं, जैसे शुगर है, ये क्या है, बेस है, तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर में, या फिर रेड भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये क्या है, एक बेस है। सिमिलरली आप इस पूरे टेबल को भी फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम क्या है, चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। अब इसमें क्या करेंगे, चाइना रोज़ को हम एक बीकर में डालेंगे, इस बीकर में, और इसी में इसके पेटल को जब बीकर में डालेंगे तो इसमें गर्म पानी डाल देंगे, ऐड सम वार्म वाटर। उसके बाद उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर वो जो लीफ का कलर है उसमें आ जाएगा। उसके बाद इसी कलर्ड वाटर को हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा, ये तो है असली कलर इस रोज़ पेटल का। अगर हम इस चाइना रोज़ इंडिकेटर को किसी बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर हम किसी एसिड में डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश जैसा इसका कलर हो जाएगा, जिसे डार्क पिंक या फिर मेजेंटा जैसा कलर इसका हो जाएगा। तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। अगर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे बूझो क्या कह रहा है कि जब वो सॉलिड बेकिंग सोडा को ड्राई लिटमस पेपर पे डालता है तो उसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके ऊपर पहली क्या कह रही है कि उसको सॉल्यूशन बना के करना चाहिए, क्योंकि तभी उन दोनों के बीच में कांटेक्ट बनेगा लिटमस पेपर और सोडा के बीच में, और वो फिर हमें अच्छे से बता पाएगा कि ये जो सोडा है वो एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट क्या दी हुई है, एक्टिविटी 4.4 दी हुई है, जिसमें आप स्कूल की लेबोरेटरी में अपने टीचर से कह सकते हैं कि वो स्कूल में कह सकते हैं कि वो क्या लेकर आए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं ये आपको ले आकर दिखाएं, और इन सब के ऊपर लिटमस पेपर का इफ़ेक्ट, टर्मरिक पेपर का इफ़ेक्ट और चाइना रोज सॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है ये बताएं। अब जैसे डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो लिटमस पेपर तो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू से क्या हो जाएगा, ब्लू इनटू रेड, क्योंकि ये क्या है, एक एसिड है। तो टर्मरिक पेपर पे क्या इफ़ेक्ट होगा, नो चेंज होगा, क्योंकि अभी एसिडिक के लिए हमने क्या कहा था कि येलो येलो ही रहता है। चाइना रोज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा, डीप पिंक वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, एसिड रेन।
क्या आपने पहले एसिड रेन के बारे में सुना है? तो देखो, जो एसिड रेन होता है उससे क्या होते हैं, बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं। पर एसिड रेन होता क्या है, अब जैसे हमें नेम से पता चल रहा है, ऐसी रेन जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड हो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। पर रेन में एसिड आता कहाँ से है? जो रेन होती है वो एसिडिक बनती है किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एयर में कैसे आ सकते हैं, एयर पोल्यूशन के कारण। क्योंकि जब एयर में पोल्यूशन होता है तो फिर व्हीकल्स के धुएं से, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह से धुआं निकलता है, उन सब से क्या होता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब की मात्रा बढ़ जाती है। और इसी के कारण जो एयर है उसमें ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और ये डिज़ोल्व हो जाती हैं रेन ड्रॉप्स में, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब ये एसिडिक बन गया और ये रेन ड्रॉप्स में मिक्स हो जाता है। इसी के कारण जब रेन होती है और रेन्स में ये एसिड मिक्स हो जाते हैं तो उसी रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन के कारण बहुत सारे डैमेजेस होते हैं बिल्डिंग वगैरह के, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे कि आगरा का ताजमहल, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सभी का बहुत ध्यादा क्या होता है, डैमेजेस होता है। और एक सावधानी और है कि जब भी आप लेबोरेटरी में एसिड और बेस को हैंडल करें तो ध्यान से करें, क्योंकि ये क्या होते हैं, कॉरोसिव इन नेचर होते हैं और हमारी स्किन इनसे क्या हो सकती है, हार्म हो सकती है। और टेबल 4.5 के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो यह है न्यूट्रलाइजेशन, तो हम इसको शुरू करते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन से मिलता जुलता शब्द हम पहले बात कर चुके हैं, जो क्या था, न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल क्या होता है कि जो ना तो एसिड हो और ना ही बेस हो। पर जो न्यूट्रलाइजेशन है ये क्या होती है, अब जैसे कि हमने पता है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर। देखो, अभी तक हमने कुछ इंडिकेटर्स की पहले बात करी थी, जैसे कि हल्दी हो गई, गुड़हल का फूल हो गया, और हमने एक लिटमस पेपर की भी बात करी थी। तो अब हम एक नया इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं जो हमने यूज़ नहीं किया है, उसका नाम क्या है, फिनोफ्थेलीन। तो इसको यूज़ करते हैं विद एन एक्टिविटी। जो ये एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है ये आपकी क्लास में कौन करके दिखाए, टीचर्स, इसे आपने नहीं परफॉर्म करना है। तो शुरू करते हैं हम एक्टिविटी। सबसे पहले क्या करना है, एक ट्यूब लेनी है, उसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लेना है और इसका कलर नोट कर लेना है। उसके बाद जो फिनोफ्थेलीन है, जो इंडिकेटर हमने यूज़ करना है, उसका कलर भी आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले ट्यूब में क्या किया है, एसिड डाल दिया है और एसिड के साथ 2 to 3 ड्रॉप्स हमने किसके डाल देने हैं, इंडिकेटर के डाल देने हैं। यहाँ पर इंडिकेटर क्या है, फिनोफ्थेलीन, मींस एसिड और फिनोफ्थेलीन को मिक्स करने के बाद, शेक करने के बाद अगर कोई भी चेंज आया है तो हमने उस एसिड का कलर नोट करना है। उसके बाद इस एसिडिक सॉल्यूशन में हम क्या शुरू कर देंगे डालना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू कर देंगे बाय ड्रॉपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो हम उसको इसमें विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर डालना शुरू कर देंगे। स्टीर द ट्यूब जेंटली, ट्यूब को जेंटली स्टीर करते रहेंगे। अगर इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, हम थोड़ा बहुत ड्रॉप्स डालेंगे तो। उसके बाद हमने तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस ट्यूब में डालते रहना है जब तक इसमें पिंक कलर अपीयर ना हो जाए। उसके बाद जब पिंक कलर अपीयर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक और ड्रॉप किसके डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि वो जो सोल्यूशन है फिर से कलरलेस हो गया। मतलब कि पहले तो ट्यूब में क्या था, एसिड था, एसिड के साथ इसमें क्या था, इंडिकेटर भी था। तो हमने इसमें बेस तब तक डाला जब तक इसमें कौन सा कलर नहीं आ गया, पिंक कलर नहीं आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जब पिंक कलर आने के बाद हमने एक और ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली तो हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया।
फिर जब हम दोबारा एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, तो जो सॉल्यूशन है वो फिर से कलर्ड हो जाएगा। तब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो जब बेसिक हो रहा है, क्योंकि इंडिकेटर तो हमने फिनोफ्थलीन डाला है, तो फिनोफ्थलीन क्या कर रहा है, पिंक कलर दे रहा है, क्योंकि बाद में तो हम बेसिक सॉल्यूशन ही डाल रहे थे ना। तो बेसिक सॉल्यूशन जब ज़्यादा हो गया, मतलब कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन जब बेसिक हो गया, तो ये कौन सा कलर दे रहा है, पिंक। और जब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, तो ये क्या रह रहा है, कलरलेस ही रह रहा है, क्योंकि शुरुआत में सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक था, और उसमें जब हमने इंडिकेटर डाला था तो भी इसका कलर क्या था, कलरलेस ही था। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया, जब भी हम एसिड में बेस मिक्स करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। कब तक, जब तक इनमें एसिड और बेस की जो मात्रा है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन स्वीटेबल अमाउंट, मतलब इक्वल अमाउंट और स्वीटेबल अमाउंट में मिक्स रहेंगे, तो जो एसिड और बेसिक नेचर है एक दूसरे का वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब वो एक दूसरे का इफेक्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। तो जब हम इस तरह के सॉल्यूशन को इमीडिएटली टच करेंगे ना न्यूट्रलाइजेशन के बाद, मीन्स कि जब ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो हम क्या देखेंगे कि वो जो ट्यूब है वो हीट इवॉल्व करेगी, मीन्स कि ट्यूब का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, और वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने के साथ साथ वो क्या, हीट भी इवॉल्व करता है। और न्यू सब्सटेंस कौन सा फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। और ये जो सॉल्ट है एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाती है न्यूट्रलाइजेशन की। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट इवॉल्व होने के साथ साथ इसमें सॉल्ट और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और एक वाटर इवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ प्रोड्यूस होएगा। अब बूझो क्या कह रहा है कि अगर हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर को मिक्स करेंगे तो फिर जो रिएक्शन होगी हॉट होगी, क्या होगी, अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ होगी। तो फिर ये जो रिएक्शन होगी ये भी क्या होगी, हॉट होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी रोज़ की लाइफ है उसमें भी क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता रहता है। मीन्स एसिड और बेस की जो मात्रा है वो इक्वल अमाउंट में ही रहती है। सबसे पहले क्या है, इंजेशन, मीन्स कि अनपच, जब हमें खाना नहीं पचता है तब भला कैसे ये न्यूट्रलाइजेशन होती है, अब हम उसे देखते हैं। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये हमने चैप्टर 2 में अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है, आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और देखो, बट टू मच ऑफ फूड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा फूड खा लें तो हमें अनपच हो जाती है, हमारा खाना नहीं पचता है। और ये जो इंडाइजेशन है वो पेनफुल भी होती है। और इसको रिलीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटा एसिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। एंटा एसिड का मतलब क्या है, जो एसिड के बिल्कुल उल्ट हो, मतलब कि एसिड को काटने वाला क्या हो सकता है, बेस ही हो सकता है। अब अगर हमारे पेट में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है एसिड के कारण, तो हम उसको उससे रिलीव कैसे पा सकते हैं, बाय यूजिंग एंटा एसिड, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी की तरह काम करता है। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हमारे स्टमक में एसिड है। तो अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इंजेस्ट करेंगे, ईट करेंगे, तो फिर ये न्यूट्रलाइज कर देगा इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड की, मतलब जो हमारे स्टमक में एक्सेसिव एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफ़ेक्ट को, अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आंट बाइट। आंट बाइट मतलब जब भी हमें चींटी वगैरह काट लेती है तो फिर हम क्या
क्या कर सकते हैं। अब हमने इसी चैप्टर में शुरुआत में ही कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो आंट का बाइट है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अब फॉर्मिक एसिड के कारण हमारे स्किन में इरिटेशन होने लग जाती है, तो इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्ट बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यही बेसिकली हमारे घर में हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक बेस है। तो फिर अगर हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे और भी चीज़ें दी हुई हैं जैसे कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो जो आंट की बाइट से हमें पेन हो रहा है हमें उससे रिलीव मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, सोइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो सोइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और प्लांट, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाए तो प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम उसमें बेस डाल सकते हैं, जैसे कि क्विक लाइम जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लेक्ड लाइम जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज़ करता है जो बेस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। बेसिकली अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक होगा तो भी उसमें प्लांट नहीं ग्रो करेगा, और अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक होगा तो भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो उसके इफ़ेक्ट, अगर एसिडिक है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डाल सकते हैं, और अगर बेसिक है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट्री वेस्ट के बारे में। अब जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है। अगर वो डायरेक्टली वाटर में चला जाए तो जो फ़िश वगैरह होती हैं और जो दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, ऐसे वाटर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसीलिए जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं उनको कहा जाता है कि वो उनको पूरी तरह न्यूट्रलाइज करें बेस ऐड करके, और उसके बाद ही उसे वाटर में डालें, ताकि जो वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो ये था आज हमारा चैप्टर 4 जो आज पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो आज ही हम इसके डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली हमने पढ़ा क्या है। बेसिकली हमने इसमें यही देखा है कि जो एसिड होता है सॉर टेस्ट का होता है, और बेसिक क्या होता है, बिटर टेस्ट का होता है, और सोपी होता है जब हम उसे टच करते हैं। एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देता है और बेस रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। जो सब्सटेंस ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। जैसे हमने बहुत सारे इंडिकेटर की बात करी थी, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है। और हमने बात करी थी एक चाइना रोज़ के बारे में, और एक इंडिकेटर के बारे में हमने आज पढ़ा है जिसका नाम क्या है, फिनोप्थलीन। एन एसिड एंड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कौन क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। और ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल किसी भी नेचर का हो सकता है। इसके बारे में तो हमने आज ही पढ़ा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।